हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि जो चार एस्पेक्ट्स होते हैं सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंतर्गत, उसके अंदर हम लोगों ने जो पहला एस्पेक्ट है कि सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन का टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, इसको हमने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया था। अब जो दोस्तों हम लोगों को बात करनी है वो है दूसरा एस्पेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन करता है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। अब थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे? लिस्ट सिस्टम होता है हमारे देश में लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है उसमें क्या होता है, उसमें कौन से टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर कौन कानून बना सकता है? सेंट्रल, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट ओनली स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सेंटर भी इंटरफेयर कर सकती है ना, राइट? लाइक इमरजेंसी। उसके बाद मुझे आप में से कोई एक ऐसी कंडीशन बता सकता है कि सेंट्रल लिस्ट में सारे वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स, वो इश्यूज मेंशन्ड हैं जिसकी देखरेख सिर्फ राज्य की सरकार करेगी। ठीक है, लेकिन टेल मी द सर्कमस्टांस जहां पर ये जो स्टेट लिस्ट है इसमें से कोई एक टॉपिक निकालकर अपन सेंट्रल लेवल का या नेशनल लेवल का अगर हम लोग बोले तो कानून बनवा सकते हैं। वो कैसे होता है और कौन करेगा? राज्यसभा करेगा, है ना। राज्यसभा जो है वही इकलौता ऐसा हाउस है ना जो कि इस चीज के लिए एम्पावर्ड है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक को निकालकर बनवा सकता है नेशनल लेवल का कानून, पार्लियामेंट में उसको पेश करके। लेकिन वो जो प्रक्रिया शुरू होगी, वो जो प्रोसेस शुरू होगा, वो राज्यसभा से शुरू होगा। एग्री करते हो सब लोग? ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट में कौन से टॉपिक्स होते हैं जिसमें दोनों बनाते हैं? इसके अलावा जैसे ये तीन जो चीजें होती है ना, लिस्ट सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये तो आता है 7 शेड्यूल के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक टॉपिक और होता है जो कि इन लिस्ट सिस्टम में मौजूद नहीं होता, और वो फ्रेश टॉपिक अगर कोई भी देश के सामने आ जाए तो उस पर, उसको पहले बताओ मुझे, कहते क्या उस पर और कौन कानून बनाने की पावर रखता है? रेसिडोरी पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो पार्लियामेंट जो है इसके पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। अगर यूनियन लिस्ट के किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर पर अगर कानून बनाना है तो पार्लियामेंट जो है इस चीज के लिए पूरी तरीके से सक्षम है कि यूनियन लिस्ट में से किसी भी टॉपिक को निकालकर पार्लियामेंट एक नेशनल लेवल का कानून बना सकता है। ओरिजिनली इस लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, और अब प्रेजेंटली 98 सब्जेक्ट्स हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं यूनियन लेवल के, लाइक डिफेंस, जिनमें मतलब राज्यों के साथ बैठकर बातचीत नहीं हो सकती, या फिर राज्य की सरकारों को हम ये मुद्दे छेड़ने के लिए नहीं दे सकते। आप एक बारी टॉपिक सुनोगे तो आपको इन टॉपिक्स का वजन, इन टॉपिक्स का वेट समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये पावर होनी चाहिए, और है भी। डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंसस, ऑडिट एंड सो ऑन। अब यहां पर एक कीवर्ड, एक पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। वो आपसे बस ये कह रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स की एंट्रीज जो चेंज होती है ना, या फिर मतलब कोई नंबर जो चेंज होते हैं, बस उसके बारे में एक आपको ये बता रहा है कि इवन नाउ लास्ट एंट्रीज नंबर्ड एज 97। मतलब टोटल वो कह रहा है ना कि ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, अब 98 हो चुके हैं। कह रहा है लास्ट एंट्री लेकिन अभी भी 97
जो है नंबर से ही जानी जाती है, लेकिन टोटल एंट्रीज ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 98 है। तो ये कैसे हो गया, जो एंट्रीज हैं विच आर नंबर्ड एज 2A, 92A एंड 92B ये ऐड हुई हैं, और एंट्रीज 33, 92 और 92C ये ओमिट हुई हैं। बस ये आपको मतलब जानना नहीं है, बस आपने एक बार देख लिया ये लास्ट एंट्री क्या है क्या नहीं है, ऐसा कोई आपसे नहीं पूछने वाला, ठीक है, ये अपनी किसी काम का नहीं है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जैसा कि देखो अभी जब शाइनी ने आंसर दिया कि स्टेट लिस्ट में से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में से जो भी मैटर्स हैं उसमें राज्य की सरकार जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कानून बना सकती है। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में जो स्टेट लिस्ट की जो बास्केट है, जो उसकी जो बकेट है, उसमें से भी किसी भी टॉपिक को निकालकर केंद्र की सरकार कानून बना सकती है। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या लिखा हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंतर्गत, जब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस चलेंगे उसके अंतर्गत उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है। जब पॉलिटिकल गवर्नेंस देश की और उस पर्टिकुलर राज्य की बिल्कुल स्मूथली चल रही है, जैसे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है बिल्कुल वैसे चल रहा है सब कुछ, तो नॉर्मल परिस्थितियों में जो राज्य की सरकारें हैं उनके पास एक्सक्लूसिव पावर होता है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में मौजूद है। तो अब स्टेट लिस्ट में से ऐसे कितने मैटर होते हैं, ओरिजिनली पहले थे इसके अंदर 66 सब्जेक्ट्स, और अब जो हैं 59 सब्जेक्ट्स हैं, ये कम कर दिए गए हैं। तो ये वाले जो सब्जेक्ट हैं जो एक्स्ट्रा अगर आप बोलो जितने भी थे वो कहाँ चले गए, वो नेशनल लेवल के लॉज बन गए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन्स मतलब जेल वगैरह, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट्स, थिएटर्स, गैम्बलिंग एंड सो ऑन। यहां पर भी राइटर आपको ये बोल रहा है लास्ट नंबर जो है, लास्ट एंट्री जो है इट इज नंबर है 66 बट द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इज 59। कुछ जो टॉपिक्स थे लाइक 11, 19, 20, 29, 36, 52, 55 ये डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। अगेन ये भी पैराग्राफ आपके किसी काम का नहीं है, इसका कुछ नहीं लेना देना आपकी प्रिपरेशन से, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो। अब बात करें अगर कंकरेंट लिस्ट की, तो दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर both the legislative bodies at सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो डिपेंड करता है, आप जानते हो वाली पूरी कहानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिपेंड करता है कि यूनिकैमरल होगा कि बाइकैमरल होगा। तो दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स जो कि कंकरेंट लिस्ट में गिवन है। इस लिस्ट में एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 47 थे, ठीक है। और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस एंड अदर्स, ठीक है। अगेन ये एक और बकवास कर रहा है राइटर यहाँ पर कि लास्ट जो नंबर है वो भी अभी तक 47 ही है, और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 52 हैं। एंट्रीज नंबर 11A, 17A, 17B, 28, 33B ये ऐड करी गई थी, छोड़ो उसको, ये भी किसी काम का नहीं है। ये 3 पॉइंट आप लक्ष्मीकांत में से हटा दो, ये काम के नहीं है। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब इमरजेंसी का कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पर, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा था, जो 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट में से निकालकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे, ठीक है। अब वो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे, तो यानी कि उसके ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर केंद्र की सरकार भी कानून बनाने के लिए सक्षम है और राज्य की सरकार भी कानून बनाने के लिए सक्षम है। कुल मिलाकर जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि वो नेशनल लेवल के जो है वो लॉज बन गए। अब अल्टीमेटली है क्या, जब कोई चीज़ स्टेट लिस्ट में है
और जिसके ऊपर, जिन टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ राज्य की सरकार जो है, या फिर हम लोग कहें राज्य की सरकार, जैसे हम लोग को परफेक्टली नहीं बोलना चाहिए, परफेक्ट तरीका है उसको बोलने का, स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा विधान परिषदें हैं, जो लॉ मेकिंग उनकी बॉडीज हैं, जो हाउसेस हैं, वो कानून बनाने के जो अभी तक सक्षम है, अब उन टॉपिक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हवाले कर दिया गया है। इनके पास तो है ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना सक्षम है, तो ऑब्वियस ही बात है कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो वो नेशनल लेवल का कानून के ऊपर बना सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेशनल लॉज डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट है कौन से। अब ये जो लाइन है ना, कि जो 5 ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट से उठाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे, ये आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा जो फैक्चुअल लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके डोमेन में ये वाला एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको आ सकता है। तो एक सबसे पहले है एजुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा वेट्स एंड मेजर्स, चौथा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, और फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। हर कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्शन क्या है, सिवाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जितने भी लोकल कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं वो सारे, ठीक है, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, लोकल लेवल के, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 ऐसे टॉपिक्स है जो कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले स्टेट लिस्ट में थे, स्टेट लिस्ट में शामिल थे, उससे निकालकर फिर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि किसी भी विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट इवन दो द मैटर इज वन विच इज इन्क्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में ऐसी कौन सी लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि इस चीज़ के लिए सक्षम है कि वो लॉ बना सकती है, वो बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो है पार्लियामेंट। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है उस सर्कमस्टांस को पहचानना पड़ेगा कि सर्कमस्टांसेस क्या है। तो पार्लियामेंट के पास सबसे बड़ी बात, तो आप इत्मीनान से समझो इस चीज़ को, पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर। कीवर्ड सबसे बड़ा पहला ही है, एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कि स्टेट में इंक्लूड नहीं है। हालांकि वो जो मैटर है वो स्टेट लिस्ट में एन्यूमरेटेड है, लिस्टेड है। अब ये जो प्रोविजन है इसका लेना देना किसके साथ है, इसका लेना देना है यूनियन टेरिटरीज के साथ या फिर एक्वायर्ड टेरिटरीज के साथ। अब आप ये कहोगे सर इस क्लैरिटी नहीं मिली जरा इस पॉइंट से, ये कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि स्टेट लिस्ट में एन्यूमरेटेड है लेकिन फिर भी जो है क्या कहते हैं पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बना सकता है। यहाँ पर एक्चुअली बात ये है, देखो कोई भी जो यूटी है, कोई भी आप यूटी को इमेजिन कर लो, वो किसी ना किसी, ज़रूरी नहीं सारी यूटी नहीं कह रहे हम लोग यहाँ पर। अब जैसे बेस्ट एग्जांपल हम मान लेते हैं जो इस चैप्टर में हमने देखा था, पुडुचेरी, राइट। अगर हम पुडुचेरी को मान लें तो पुडुचेरी आप मुझे बताओ कौन सी टेरिटरी में शामिल है, कौन से राज्य की टेरिटरी में शामिल है। हाँ नहीं, सेपरेट एग्जिस्टेंस उसका है, लेकिन शाइनी वो है ना कि जो डोमेन को जो टच करता है वो तमिलनाडु के डोमेन को तो टच करता ही है ना। और पुडुचेरी का फिर लेना देना आपको ये भी पता होगा, याद है आप सबको, माहे, हाँ, कराईकाल, वो आंध्र प्रदेश केरला तक की सीमाओं को टच करता है ना। नॉर्दर्न साइड, वेस्टर्न साइड और सदर्न साइड तमिलनाडु की सीमा को टच करता है। उसका जो एक्सटेंडेड टेरिटरी है जिसको हम पुडुचेरी ही कहते हैं, एक्सटेंडेड टेरिटरी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए हमें, आंध्र प्रदेश को भी और केरला को भी। अब अगर उन राज्यों में ये टेरिटरीज अगर शामिल हैं तो वो टेरिटरीज भले उस राज्य में शामिल हो सकती हैं, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी बागडोर संभालने का काम वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा अगर उनके पास स्टेटस है यूनियन टेरिटरीज का। और ऐसे ही होती है अगर कोई एक्वायर्ड टेरिटरी हो, अगर हो तो, ठीक है। अब जैसे जब सिक्किम को हमने मर्ज करा था तो वहां पर
हमने उसको शुरू में जो है स्टेटस दिया था यूनियन टेरिटरी का, लेकिन आज के समय में क्या सिक्किम यूनियन टेरिटरी है? और ऐसे सिर्फ एक्वायर टेरिटरीज की अगर आप बात करो, मतलब करो चाहे ना करो, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगहें होती हैं, टेरिटरीज होती है हमारे देश में, हमारे देश की पार्टी होती है मतलब वो, जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़े टाइम के लिए हमें संभालना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं हमारे देश में, जैसे गोवा वगैरह, मैंने आपको बताया भी था, वो एक ना एक टाइम पर यूटीज रह चुके हैं। बाद में फिर उसको जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये इतना सक्षम है खुद भी, कि मतलब ये इतने सक्षम खुद हो चुके हैं कि अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को संभाल सकते हैं, तो उनको राज्य का स्टेटस वो जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है, पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की, टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू कोई भी मैटर हो, टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी भी पार्ट के साथ एसोसिएटेड हो, और वो जो टेरिटरी है, वो जो मैटर है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टेट इवन दो द मैटर इज वन विच इज एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये यूटीज के साथ लेना देना इसका, या फिर दूसरा जो कीवर्ड है वो है एक्वायर टेरिटरी, अगर कोई है तो। ठीक है, अभी कोई एक्वायर टेरिटरी का स्टेटस लेकर कोई टेरिटरी रह रही है, मतलब कोई टेरिटरी है शामिल है इंडियन यूनियन में एट प्रेजेंट? अभी तो नहीं है। लेकिन 1975 की बात करें तो वो एक्वायर्ड नहीं थी, अगर आपके दिमाग में सिक्का मारा तो, है ना, हमने उसका मर्जर करा था। ठीक है, एक्वायर नहीं कर रखा था। लेकिन जैसे आप एक्वायर टेरिटरीज की अगर आप बात करो, हमने बांग्लादेश के साथ जो है टेरिटोरियल एनक्लेव्स एग्रीमेंट साइन करा था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुई थी, विच वन, नंबर क्या है उसका? 100th अमेंडमेंट एक्ट। तब हमने कुछ टेरिटरीज एक्वायर करी थी, और शायद बांग्लादेश ने भी हमसे एक्वायर करी थी। ठीक है, तो 101st जो अमेंडमेंट एक्ट था 2016 का, इट मेड अ स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 100th था बांग्लादेश के साथ हमारा एग्रीमेंट टेरिटोरियल एनक्लेव्स को एक्सचेंज करने का। 101st अमेंडमेंट एक्ट था जीएसटी से रिलेटेड। अच्छा, 99th अमेंडमेंट एक्ट क्या था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी, है ना, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 का, इसने एक स्पेशल प्रोविजन बनाई थी विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है, इनके पास पावर है कि लॉ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज इम्पोज बाय द यूनियन और बाय द स्टेट। दोनों के पास पावर है कि कानून बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, विच इज इम्पोज बाय द यूनियन और बाय द स्टेट। अच्छा, पहले मुझे आप ये बताओ, नितिन सिंघानिया में इकोनॉमी की डिस्कशन से और लक्ष्मीकांत के अंदर भी हम लोगों ने जैसे जीएसटी जो चैप्टर पढ़े थे एंड में जाकर, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जीएसटी आपके अकॉर्डिंग, सबसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, किस तरीके का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इसने बड़े सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर लिया था अपने अंदर, राइट, जो चलते थे बहुत सारे, है ना। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अलग अलग जगह पे ये टैक्स नहीं लगता, फाइनल डेस्टिनेशन पे लगता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक नाम इसका क्या देते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, राइट। तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इनके पास पावर है कि कानून बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि इंपोज करे जाते हैं यूनियन या फिर स्टेट के द्वारा। फर्दर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर भी है लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जहां पर सप्लाई जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, और बोथ इट टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड या फिर कॉमर्स। पार्लियामेंट के पास उस केस में एक्सक्लूसिव पावर है, मार्क माई कीवर्ड, एक्सक्लूसिव पावर, कानून बनाने की विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, जहां पर जो सप्लाई अगर हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का अगर सप्लाई हो रहा है, या फिर दोनों चीजों का, गुड्स का भी सर्विसेज का भी, इट इज टेकिंग प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स,
और इसको हम लोग जीएसटी की भाषा में क्या कहते हैं? इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, उसके ऊपर जो है पार्लियामेंट वो है कानून बना सकता है। अब यहां पर जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग लॉस विद रिस्पेक्ट टू रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, यानी कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स यानी कि वो सब्जेक्ट्स, वो मुद्दे जैसा कि शैनी ने अभी हमें बताया था, जो कि तीनों लिस्ट में कहीं पर भी एन्यूमरेटेड नहीं है, ये वाली पावर जो है ये पार्लियामेंट के पास है। और ये जो रेसिडुअरी पावर है लेजिस्लेशन की, इट इंक्लूड्स द पावर टू लिवाई रेसिडुअरी टैक्सेस ऑल्सो। रेसिडुअरी टैक्सेस का यहां पर क्या मतलब होता है, ये आपके लिए कीवर्ड एक नया हो सकता है, इसको मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूं। रेसिडुअरी टैक्सेस यानी कि कोई भी वो टैक्स जो कि अभी तक कहीं पर भी एन्यूमरेटेड नहीं है, आप इसको ऐसा मान लो न्यू फॉर्म ऑफ टैक्स। तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर 2016 में जो जीएसटी आया वो भी तो एक न्यू फॉर्म ऑफ टैक्स था, तो फिर हम इसको रेसिडुअरी टैक्स क्यों नहीं बोलते हैं? हमने कभी जीएसटी के कंटेक्स्ट में ये शब्द क्यों नहीं सुना? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, जीएसटी के दायरे के अंदर कभी हम जीएसटी को या उसके डोमेन में कभी हम रेसिडुअरी टैक्स वर्ड यूज करेंगे भी नहीं। वो इसलिए नहीं करेंगे, जीएसटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि जीएसटी प्रभावित करने वाला था फिस्कल फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म आप जानते हो, जहां पर बात होती है रिलेशंस ऑफ सेंटर एंड द स्टेट की, लेकिन जब हम वर्ड ऐड कर दें कि फाइनेंशियल रिलेशंस जो है सेंट्रल स्टेट के वो प्रभावित होंगे, तो वो बन जाता है फिस्कल फेडरलिज्म। इसके लिए जरूरी था कि हम राज्य की सरकारों को भी टेबल पर बिठाकर उनके साथ बातचीत करें। हम मतलब मैं कहना चाह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसलिए सिर्फ इसी वजह से ये 101st अमेंडमेंट एक्ट आता है। अगर सिर्फ पार्लियामेंट सक्षम होता ना कि ऐसा कोई टैक्स लेकर आ जाए यूनियन लेवल पर जिसकी वजह से फिस्कल फेडरलिज्म प्रभावित ना भी हो और एक नए फॉर्म का टैक्स आ जाए, तब आप उसको कहते हैं रेसिडुअरी टैक्स। ये वर्ड आज आपके सामने पहली बार आया है और शायद से पूरे कोर्स में, पूरी यूपीएससी की जर्नी में आप आखिरी बार इसको सुनोगे, क्योंकि ये वर्ड अक्सर रिपीट होता नहीं है कहीं पर भी, जर्नली कहीं पर भी नहीं होता। मैंने इसके अलावा इसको बहुत कम जगह पर शायद से करंट अफेयर की मैगजीन्स में या अखबारों में कहीं सुना है। बेसिक बुक्स लक्ष्मीकांत वगैरह में ये इतना ज़्यादा रिपीट नहीं होता, आपने कहीं नहीं सुना होगा और ना आप इसको सुनोगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझ जाओ। इसके ऊपर एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी का क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है। ठीक है, रेसिडुअरी टैक्सेस होगा वो इजी। अब आपका दिमाग आएगा कि भाई रेसिडुअरी पावर करके मैंने कुछ सुन तो रखा है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स करके कुछ सुन तो रखा है, तो रेसिडुअरी टैक्स क्या हो सकता है ना? तो यूपीएससी अगर आपको स्टेटमेंट दे दे कि कोई भी ऐसा एक नया फॉर्म ऑफ टैक्स जो कि आ रहा है देश में और जिसके ऊपर कोई भी कानूनी व्यवस्था जो है या टैक्सेस का जो रेट है कैसे उसको लेवाई करना है, ये पावर पार्लियामेंट के पास होगी, सेंटर के पास होगी। तो आपके दिमाग में आएगा यार सुनने से तो रेसिडुअरी वर्ड ऐसे ही कुछ लग रहा है, लेकिन अब क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत 99% जगहों पर ये आपको पूरे यूपीएससी के डोमेन में नहीं मिलेगा। ये वर्ड सिर्फ यही गिवन है, मैंने बहुत अच्छे से क्रॉस चेक करा है इसको बहुत सारी जगहों से। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह में आता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन वो भी बहुत कम। तो फ्रॉम द अबव स्कीम, मतलब ये जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े, एक बार के लिए रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए। नंबर 1 शॉर्ट में जल्दी बता रहा हूँ, पार्लियामेंट जो है इसके पास पावर है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स, एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की। यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट के पास स्टेट लिस्ट की पावर है, और दोनों अगर मिलकर बनाए तो वो कंकरेंट जो है लिस्ट होती है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा था कि लिस्ट स्टेट लिस्ट जो है उससे 5 टॉपिक उठाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे। कहने का मतलब ये है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकल कर आती है कि अभी तक वो 5 टॉपिक्स जिनके ऊपर सिर्फ राज्य की सरकार कानून बना सकती थी, अब केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है। और ऐसे 5 टॉपिक कौन से थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और 5वां है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की किसी भी मैटर के लिए, कोई भी कोई भी पार्ट जो है हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो कि स्टेट में इंक्लूड नहीं है, हालांकि वो जो मैटर है वो स्टेट लिस्ट में एन्यूमरेटेड है। और यहाँ पर बात होती है साफ साफ जो इशारा है वो यूटीज के लिए या फिर जो एक्वायर टेरिटरीज है, अगर इन यूटीज या एक्वायर टेरिटरीज के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो पार्लियामेंट ही वो वाला काम कर सकता है। उसके बाद 101st अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो उसकी वजह से जीएसटी आया, और जीएसटी की वजह से प्रभावित हुआ हमारे देश में फेडरलिज्म का एक एस्पेक्ट, फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, तो
यहाँ पर भी जो है जो स्टेट है वो अपने स्टेट जीएसटी के ऊपर कानून बना सकते हैं, सेंटर जो है सेंटर जीएसटी के ऊपर कानून बना सकता है। लेकिन जब बात आती है ट्रेडिंग ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की, ठीक है, तो वहां पर जो है वो पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है विद रिस्पेक्ट, और जिसको हम लोग कहते हैं आईजीएसटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि तीनों लिस्ट में कहीं पर भी गिवन नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। इनके ऊपर जो कानूनी व्यवस्था जो बनाई जा सकती है वो सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जा सकती है। और अगर किसी भी नए फॉर्म ऑफ टैक्सेस को लेकर आने की आवश्यकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ऐसा, जो कि कहीं पर भी किसी लिस्ट सिस्टम के अंदर कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे रेसिडुअरी टैक्स। इसको कैसे लेवाई करना है, कितना होगा, कैसे लगेगा, ये सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। यहां तक बात क्लियर हुई? पक्का फायका समझ में आ रहा है सब कुछ आपको? खुशी क्लियर है? ईशा, शाइनी, प्राची क्लियर? मयूर, कोई डाउट? आगे बढ़े फिर हम लोग। यहाँ तक अगर क्लियरिटी है, कुछ पूछना है यहाँ तक, जल्दी बताओ हाँ या ना। फायका कोई भी डाउट है, सिंगल भी डाउट है कोई? ठीक है, तो फ्रॉम द अबव स्कीम, ये जो 6 पॉइंट्स हैं, इट इज क्लियर दैट जो मैटर्स है नेशनल इंपॉर्टेंस के एंड ऐसे मैटर्स जिसके जिसके लिए वी रिक्वायर्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन नेशन वाइड, ठीक है, दे आर इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट। हमें यूनिफॉर्मिटी, देखो कीवर्ड के ऊपर फोकस करो, नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे, ठीक है, जिसके लिए हम राज्यों की किंतु परंतु नहीं सहन कर सकते हैं कि किसी का मूड हो रहा है उसको इंप्लीमेंट करने का, किसी का मूड नहीं हो रहा है। मूड है नहीं है, लेकिन ये चीज नेशनल लेवल से एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है टॉपिक। इसके लिए उस टॉपिक को, उन सब्जेक्ट मैटर्स को यूनियन लिस्ट में डाला गया। या फिर ऐसे मुद्दे विच रिक्वायर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन कीवर्ड देखो, नेशन वाइड, एक ऐसी कानूनी व्यवस्था जो कि मोल्ड करती हुई ना आए, उसके बीच में 19-20 का फर्क भी ना हो, उसकी पहचान कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स और 200 नॉटिकल माइल का ज्योग्राफिकल एरिया, जितने भी भारत की टेरिटरी है उसके अंदर उस नेशनल लेवल के कानून की सेम पहचान हो, नो किंतु परंतु। अब इस पूरी यूनिफॉर्मिटी के स्ट्रक्चर में या नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस में, जब यूनियन लिस्ट से टॉपिक को पिक करके जब नेशनल लेवल का कानून बनाया जाता था, तो एक अड़बंगा रास्ते में आता था, एक हर्डल आता था रास्ते में 2019 तक, 1947 से लेकर 2019 तक, और वो था धारा 370, आर्टिकल 370। इसलिए इसको हटाना, एब्रोगेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, मुझे आप में से कोई एक शब्द में, एक लाइन में एक बात मुझे बता सकता है, धारा 370 जो स्टार्ट हुआ था वो कैसे हुआ था? पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, स्टेट ने कोई कानून बनाया, या अंग्रेज छोड़कर चले गए थे इसको? कैसे हुआ था? कोई जानता है आप में से इसके बारे में? एक लाइन में बता दो मुझे, एक ही लाइन का आंसर है इसका। गुड, निर्भय, शाबाश। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और हटा भी ये कैसे? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं उसको, ठीक है, थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इसके लिए कोई अमेंडमेंट एक्ट आया था बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में? 104 जम्मू एंड कश्मीर का अमेंडमेंट एक्ट है। आर्टिकल 370 जब इंप्लीमेंट हुआ, या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जब हटा, जब आप नाम ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ले रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि अमेंडमेंट एक्ट आया? बताओ, आया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट है क्या जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल राइट से रिलेटेड? उसको इंप्लीमेंटेशन की फॉर्म में या एब्रोगेशन की फॉर्म में? जब कोई चीज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आ रही है तो ये क्या संविधान का संशोधन होगा उस चीज में? अगर वो करना ही है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की फिर मान्यता क्या है? ठीक है, तो मैटर्स जो हैं रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस के, और जो मैटर्स जो हैं
विच परमिट डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक दे आर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस को जो भी मैटर्स हैं और वो मैटर्स जो कि परमिट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट को, दे आर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट। और वो मैटर्स ऑन विच यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन थ्रू आउट द कंट्री इज डिजायरेबल, हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आए लेकिन वो इतनी एसेंशियल भी नहीं है, तो दे आर एन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट के दोनों मिलकर अपने अपने हिसाब से व्यवस्था देख लेंगे। केंद्र सरकार चाहे तो वो भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार चाहे तो वो भी कानून बना सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग कंकरेंट लिस्ट को या फिर आप स्टेट लिस्ट कह लो, यूनियन लिस्ट कह लो, कुल मिलाकर जो हमने ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डाला हुआ है 7th शेड्यूल के नाम से, जिसके अंतर्गत ये इसकी पहचान है लिस्ट सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये डाइवर्सिटी को संभाल कर रखता है। एक साइड ये सीसॉ का ऐसा पिलर है जिसकी एक साइड जो है डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी बैलेंस है यूनिफॉर्मिटी के साथ। तो आज के बाद अगर आपको 7th शेड्यूल के अंदर कोई चीज लिखनी हो इंपॉर्टेंट या फिर एकदम से एक ब्राउनिंग वर्ड्स अगर यूज करने हो, तो आप ये कह सकते हो कि 7th शेड्यूल जो है वो एक बैलेंसिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी बैलेंसिंग पिलर्स हैं 2, डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मिटी को बैलेंस करता है और यूनिफॉर्मिटी डाइवर्सिटी को बैलेंस करता है। ये 7th शेड्यूल की पहचान है। और ये करा कैसे जाता है, 3 एसेंशियल कंपोनेंट से। यूनियन लिस्ट जो कि यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करेगा, ठीक है, स्टेट लिस्ट जो कि डाइवर्सिटी को इंश्योर करेगा, कंकरेंट लिस्ट जो कि एक बैलेंस को इंश्योर करेगा, डाइवर्सिटी अलोंग विद यूनिफॉर्मिटी, लेकिन ये ओवरऑल पहचान है 7th शेड्यूल के लिस्ट सिस्टम की। ठीक है, ये पहली बार देखो, आप लिस्ट सिस्टम जब से आपने लक्ष्मीकांत मिश्रा शुरू करी है, आप पिछले 1 साल से बहुत अच्छे से जानते हो लिस्ट सिस्टम को, आप सारी चीजें जानते हो। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जैसे 2-4 जो नए एस्पेक्ट्स हैं ना, ब्रेन ओपनिंग एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपने आज रेसिड्यूरी टैक्सेस के बारे में सुना, आपने आज ये भी सुना कि 7th शेड्यूल की इंपॉर्टेंस को अगर मुझे हाईलाइट करना हो या इंटरव्यू रूम में बताना हो या उसको ये बताना हो कि इसकी रेलिवेंस है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो डाला ही क्यों, तो आप कभी बैलेंसिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जिसके 3 पहलू होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। लेकिन इसका मकसद होता है डाइवर्सिटी को यूनिफॉर्मिटी के साथ इंश्योर करना, बैलेंस करना। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, यूएसए के अंदर क्या होता है, ओनली द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है, ओनली द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट दे आर एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्टोडरी पावर्स जो है दे आर लेफ्ट टू स्टेट्स। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में क्या है, क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर एन्यूमरेटेड है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, स्टेट लिस्ट भी तो है। और दूसरी चीज, हमारे देश में हमने रेस्टोडरी पावर जो है वो किसको दे रखा है? सेंटर को, यूनियन गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को बेसिकली, है ना। अगर हम लोग यहीं पर बात करें किसी और कंट्री की, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड द अमेरिकन पैटर्न ऑफ सिंगल एन्यूमरेशन ऑफ पावर। इसने भी अमेरिका के मॉडल को ही फॉलो करा। सिंगल एन्यूमरेशन ऑफ पावर से मतलब क्या है, यानी कि सिर्फ जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी की पावर जो है वो एन्यूमरेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लिस्टेड है। बात करें अगर हम लोग तीसरी कंट्री की, कनाडा की, तो देयर इज डबल एन्यूमरेशन, फेडरल और प्रोविंशियल, और रेसिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास है। तो हमारा मॉडल इन तीनों में से किससे मैच करता है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? कनाडा। ठीक है, अब आप ब्रिटिशर्स के एरा में जो अलग अलग जो एक्ट्स आते थे, चार्टर एक्ट्स वगैरह जो आते थे, उसमें से आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रेलेवेंस होल्ड करता है। तो राइटर यहां पर आपको बता रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था, तो इसने प्रोवाइड करा था दैट देयर शुड बी 3-fold एन्यूमरेशन। प्रॉपर स्ट्रक्चर तो देखो हमारा यही है। मैंने उन तीनों कंट्रीज का जो एग्जांपल आपसे पूछा था कि मैच किससे करता है, तो कनाडा से काफी हद तक हमारा मैच कर रहा था।
लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर अपने देश की बात करें और थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमें देखने को मिलता है कि उसने एक प्रोविजन मेंशन कर रखी थी कि थ्री फोल्ड एन्यूमरेशन होनी चाहिए हमारे देश में। किसकी एन्यूमरेशन? किसकी? पावर्स की, सेंटर की, स्टेट की, या फिर कंबाइंड पावर कैसे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 ने शब्द जो यूज करा था वो उसने यूज करा था लिस्ट सिस्टम वगैरह नहीं बोला था उसने, ना ही यूनियन लिस्ट वगैरह, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बोला था। उसने बोला था फेडरल टॉपिक्स, प्रोविंशियल टॉपिक्स और कंकरेंट टॉपिक्स। आपको भी पता है जब फेडरल की बात आती है तो उसका लेना देना होता है, उस शब्द का लेना देना होता है सेंटर से, प्रोविंशियल का लेना देना होता है स्टेट से, और कंकरेंट जब सेंटर स्टेट दोनों हो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व। तो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा आज का जो हमारा संविधान है, या जब 1946 से जब से हमने संविधान बनाना अपना शुरू करा तो हमने इसी स्कीम को फॉलो करा। ठीक है, वी फॉलोड द स्कीम ऑफ दिस एक्ट बट विद वन डिफरेंस। अब वो एक डिफरेंस क्या है? दैट इज अंडर दिस एक्ट। कौन से एक्ट की बात हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। रेसिडरी पावर जो है ये ना ही फेडरल लेजिस्लेचर को दी गई है, ना ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दी गई थी, ये दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। लेकिन आप भी ये चीज जानते हो कि अब तो ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंटली वर्क नहीं करता। जब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, ठीक है, तब तक ये सारा स्ट्रक्चर जो चलता था। जो रेसिडरी जो टॉपिक्स हैं आज के समय में, अब वो किसके पास है? किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, सेंटर के पास है। तो वो कह रहा है कि इंडिया ने उस समय में ये जो मॉडल फॉलो करा था काफी हद तक कैनेडियन मॉडल को फॉलो करा था। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्रिस्टल क्लियर मैनर में ये भी बताता है कि देखो जो लिस्ट सिस्टम है जिसके 3 पिलर्स है, अगर मैं यहां पर मेंशन करूं आपको, ये है अपना 7 शेड्यूल। इसके हैं दोस्तों 3 पिलर्स, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर जिस तरीके से डिवाइड कर रखी है, और अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाकर उसको स्टडी करें तो हमें देखने को मिलता है कि यूनियन लिस्ट जो है उसकी प्रीडोमिनेंस है ओवर स्टेट लिस्ट एंड करंट लिस्ट। जब भी आपको इस लाइन को प्रूफ करना हो, जब भी आपको इस लाइन को प्रूफ देना हो, अगर आपको इस लाइन के लिए कि कैसे आप कह सकते हो, तो क्लेम कर दिया, जैसे यूपीएससी ने कभी मेंस में या प्रीलिम्स की स्टेटमेंट में क्लेम कर दिया कि, या इंटरव्यू रूम में आप इस लफड़े में फंस गए कि जो बोर्ड बैठा है उसमें किसी मेंबर ने कह दिया कि आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये सुना होगा, और आप में से जिसका पीएसआई और ऑप्शनल से ये चीज़ पूछी जा सकती है कि आपने सुना होगा मिस्टर या मिस के यूनियन लिस्ट जो है इसकी प्रीडोमिनेंस है स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के ऊपर। तो कैसे? देखो, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो बात करने का जो तरीका होता है, जो कि मुझे मेरे मेंटर ने एक बार ही समझाया था, कि आंकड़ों के ऊपर बात करो। सबसे ज़्यादा तो जो टॉपिक्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? अगर आप करंट टॉपिक्स की बात भी कर लो, 98, 66 और 52, तो बताओ सबसे ज़्यादा टॉपिक्स कहाँ पर है? यूनियन लिस्ट में। बस ये एक प्रूफ देने के लिए काफ़ी है ना, कि मुझे ऐसा लग, रेदर देन ये बोलना कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है, सेंटर ही तो ये कर लेती है, वो कर लेती है, फिर सेंटर स्टेट लिस्ट में से भी किसी कानून को निकाल लेती है, बनाकर नेशनल लेवल का कानून बना देती है, वो राज्यसभा कर लेता है, फिर जो पार्लियामेंट है उसका प्रीडोमिनेंस हो जाता है स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स में से भी जब इमरजेंसी वगैरह लगती है। आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बात मत करा करो जब भी आपसे कोई फ्लो में पूछे। जो जैसी चीज एग्जिस्ट करती है आप उसको वैसे ही बताया करो, क्योंकि पॉलिटी या इकोनॉमिक्स का आंसर ऐसे देने जाओगे ना तो उसमें हर बात के इतने काउंटर आर्ग्यूमेंट होते हैं कि आप ना ही बैलेंस कंक्लूजन तक पहुंच पाओगे और सामने वाला आपके आंसर से इरिटेट हो जाएगा। एक एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान ये होती है, हम देखो मतलब बैक ऑफ द कर्टेन जितनी मर्जी बात कर लें वो इसलिए करते हैं ताकि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान ये होती है कि उससे अगर 1,500 शब्दों की कोई चीज पूछी गई है ना तो वो 1.5 लाइन का उसका आंसर देकर उसको वाइंड अप करते हैं। वो कम बात करे, लिमिटेड बात करे, लेकिन उसकी हर एक शब्द और एक लाइन में इतना वजन हो कि सामने वाले को उसकी पूरी बात समझ में आ जाए। ये एक पहचान होती है। इसलिए जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच जाता है तो वो फालतू की चूत चपट नहीं करता, फिर वो लिमिटेड मुंह लगाता है सबको,
क्योंकि उसको हर किसी टॉपिक को, हर किसी एरिया ऑफ एस्पेक्ट को अपने टाइम देना पड़ता है। हर किसी से अगर वो दिल लगी करने बैठ गया, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या करने बैठ गई, तो फिर वो उसका बर्डन आगे बढ़ता जाएगा और वो टाइम से पीछे खिसकता चला जाएगा। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर शब्दों में समझाई जाती है वाली बात लबासना में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है it expressly secures the predominance of union list over the state list and concurrent list and that of the concurrent list over state list। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रखा है concurrent list over state list? अगर एक बार के लिए चलो हम टॉपिक्स को देख लें, ठीक है, आप कहोगे यहां पर 52 टॉपिक्स हैं और यहां पर जो है अभी 59 है, तो ये कैसे? वो इस वजह से, अब ये जो है पहला वाला जो आपने जो प्रूफ दिया वो तो नंबर्स के बेसिस पे दे लिया, दूसरा वाला आप कैसे दोगे कि कंकरेंट जो है कंकरेंट लिस्ट एंड दैट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट, ये वाला, ये कंकरेंट लिस्ट की प्रीडोमिनेंस है ओवर स्टेट लिस्ट, बताओ इस चीज का प्रूफ कैसे दोगे? कैसे करोगे इस चीज को प्रूफ दिस एस्पेक्ट? इसमें तो नंबर्स के ऊपर खेल मतलब हम नहीं दे सकते, कोई नहीं खेला जा सकता इसमें आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि यहां पर जो वजन है वो किसके पास भी है अपार्ट फ्रॉम स्टेट? यूनियन गवर्नमेंट के पास भी है। अब होता क्या है देखो, यूनियन लिस्ट में, मैं दूसरे कलर का पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपको दिखे, यूनियन लिस्ट में पूरी पावर यूनियन के पास है, कंकरेंट लिस्ट में 50% पावर यूनियन के पास है। स्टेट लिस्ट में से भी हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की, तो दो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं उसमें, एक ए वाला जिसमें राज्यसभा जो है वो स्टेट लिस्ट में से किसी भी टॉपिक को, सब्जेक्ट मैटर को निकालकर एक नेशनल लेवल का कानून बनवा सकता है, नेशनल लॉ बनवा सकता है। दूसरा, ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी, स्पेशली आर्टिकल 352, ये प्रेजेंट रूल भी अगर आप मान लो, तो जो स्टेट की जो पावर होती है, इसका कोई भी टॉपिक, इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग या लॉ बनाने का काम वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाता है। अगर आप सिर्फ इन दो डिस्कशंस को पकड़ लो, कौन सी वाली डिस्कशंस? एक तो यूनियन लिस्ट की प्रीडोमिनेंस ओवर स्टेट लिस्ट, पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 1 ये, और दूसरा कंकरेंट लिस्ट की प्रीडोमिनेंस ओवर स्टेट लिस्ट। आप स्टेट लिस्ट को, बीच वाले मुद्दे को एक बार के लिए भूल जाओ। तो यूनियन की प्रेजेंस तो यहां पर भी है और 50% ही सही, लेकिन यूनियन की प्रेजेंस तो यहां पर भी है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में स्टेट लिस्ट को अगर आप अब इंक्लूड कर लो, अगर आप आर्ग्यूमेंट में, तो यूनियन गवर्नमेंट की प्रेजेंस स्टेट लिस्ट में भी है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में है भले ही, लेकिन है तो कम से कम। तो यूनियन लिस्ट की तो पहचान, उसकी जो छवि है वो तो हर जगह देखने को मिल रही है ना। तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं, वो ये कहते हैं कि स्टेट को ना बेवकूफ बनाया गया है ये लिस्ट सिस्टम में 7 शेड्यूल को इंक्लूड करके, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट अगर जैसे मर्जी चाहेगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो अपनी करने पर आएगी तो कैसे ना कैसे करके वो उसके भी टॉपिक्स को छेड़ सकते हैं। अब जैसे एक बात बताओ, मान लिया कि 50% यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कंकरेंट लिस्ट में टॉपिक्स को छेड़ने के लिए, ठीक है, स्टेट लिस्ट के पास भी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, ठीक है, ये कंकरेंट लिस्ट में से पावर। लेकिन फिर ऐसा क्यों करा गया, ये वाला पॉइंट देखो ना, लेकिन फिर ऐसा क्यों करा गया कि जो 5 टॉपिक्स हैं वो स्टेट लिस्ट में से उठाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। अब जैसे ये वाली जो हरकत हुई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाली जो हरकत हुई थी, ये बताओ किसने करी थी? सेंटर ने कि स्टेट ने? मतलब पार्लियामेंट ने कि स्टेट लेजिस्लेचर ने? पार्लियामेंट ने। तो ये लो, एक बात का प्रूफ हमें और मिल गया कि स्टेट्स को सिर्फ ये मतलब दिखाने के लिए लिखा हुआ है संविधान में कि उनके पास स्टेट लिस्ट जैसी कोई चीज है, टॉपिक्स तो यहां से भी उठा के डाल दिए जा रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास एक बड़ा अच्छा हथकंडा है। राज्य की सरकारें फालतू में अगर
किंतु परंतु कर रही है, उनको पसंद नहीं कि यहाँ से कोई टॉपिक निकाल कर सेंट्रल लेवल का कानून बनाया जाए, कुछ ऐसा करा जाए, संविधान का संशोधन कर दो, अमेंडमेंट लेकर आ जाओ। और ये प्रूफ है हमारे सामने, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 5 टॉपिक निकाल के, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ये करा गया। अब देखो राइटर क्या बोल रहा है आपसे, दस इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में ओवरलैपिंग टॉपिक्स ही होंगे ना, जिसके ऊपर दोनों मतलब वो बना सकते हैं कानून, है ना। अगर कंकरेंट लिस्ट की बात तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कंकरेंट लिस्ट में से भी एक, देखो एक चीज है, ये जो अभी तक हम इसको मेंशन करके ये बोल रहे थे 50%, अब इसको देखना, इस सिचुएशन को एक हिडन एस्पेक्ट से हम जानते हैं कि कैसे 50% नहीं, ये हिडन एस्पेक्ट में ऑलमोस्ट 100% है। ये मैं डिस्कशन के लिए बता रहा हूं, कभी हिडन विडन ये फालतू के वर्ड मत दिखाना, ये आप समझो, ताकि आप आंसर में अपने आप ही एक बैलेंस पॉइंट पुट कर सको। पहले चीज़ों को समझते रहो, आराम से रिवाइज करते रहो, आंसर राइटिंग की स्टाइल ऑटोमेटिकली प्रिवेल कर जाएगी। इनिशियली दिक्कत होगी, देखो दो चीज़ें होती हैं, आंसर राइटिंग अगर इनिशियल लेवल से करना स्टार्ट कर दोगे ना, मैं इसलिए नहीं करवाता एकदम से आपको आंसर राइटिंग वगैरह, वो इनिशियल लेवल से करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको लगेगा आपके पास नॉलेज की कमी है। जब पूरी नॉलेज गेन कर लोगे तो आपको ये लगेगा यार मेरे पास कहने के लिए, लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझसे कम शब्दों में बात नहीं हो पाती है, और आप फिर ना शब्दों को छोटा करने लग जाओगे, क्रक्स 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 निकालने लग जाओगे उसका। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यही यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान यही होती है, वो लंबी चौड़ी बातों को शॉर्ट में वाइंड अप कर सके, क्योंकि वो ऑफिशियल दायरा है। अब जैसे हम यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं, हम फ्रैंक वे में करते हैं कि भाई डिटेल में समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक एक पैराग्राफ के ऊपर 3-3, 4-4 घंटे लगा देता हूँ, है ना, फालतू की इधर उधर की बकवास भी कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। लेकिन जब रियल एग्जाम होगा तो आपको, आपके पास जो दायरा है वो 150 वर्ड्स का या 250 वर्ड्स का ही है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, शुरू में आपको दिक्कत आएगी आंसर राइटिंग में, इन द सेंस कि आपको शॉर्ट कैसे करना है चीज़ों को, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो फेस करते हैं वो करते हैं रिकॉलिंग कैपेसिटी। मीन्स में आंसर तो तभी लिखोगे ना जब चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स एकदम से फटाफट से, आर्टिकल्स, इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस, हर एक सब्जेक्ट की मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी में वो डेफिनेशंस अगर किसी एक आंसर से स्टार्ट करना है, वो पहले उसके लिए पढ़ना पड़ता है, आपके टिप्स पर वो सारी एनसीईआरटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई टॉप, जैसे एक हिडन एस्पेक्ट है, मैं अगेन इसके बारे में बताता हूँ आपको, जो ये हिडन एस्पेक्ट है, कभी भी वर्ड लिखना मत, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कि हिडन एस्पेक्ट में यूनियन के पास कंकरेंट लिस्ट में भी 100% पावर है। क्यों? अगर कल को कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा एक कानून बनाना है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमें भी कानून बनाना है, स्टेट मतलब यूनियन लिस्ट में से निकालकर, और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हमें भी कानून बनाना है स्टेट में से निकालकर, अगर कल को कोई ओवरलैपिंग ऐसा कोई कानून है, ठीक है, तो फॉर्मर विल प्रिवेल। और ये फॉर्मर क्या है यहां पर? यूनियन लिस्ट विल प्रिवेल। अब एक बात बताओ, हमारी डिस्कशन इस मुद्दे पर पहुंची यहां पर आज, स्टेट गवर्नमेंट चाहे हेड ले ले चाहे टेल ले ले, लेकिन अगर टॉस होगा पावर का, डिसीजन हमेशा यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में ही रहना है। यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में अगर डिसीजन नहीं रहेगा तो यूनियन गवर्नमेंट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बोलकर उस परिस्थिति को बदल सकती है, लाइक 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जैसा करा गया, या फिर इमरजेंसी। और इमरजेंसी के भी बहुत गंभीर दायरे होते हैं, ये भी आप बात जानते हो। केंद्र सरकार का एक एजेंट होता है स्टेट में, जो कि स्टेट को, सेंटर को बोलता है कि स्टेट मशीनरी यहां पर फेल कर गई है, या फिर आपने जो डायरेक्टिव दिया था वो स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से फॉलो नहीं करा। बताओ वो कौन होता है एजेंट? गवर्नर। वो बोल के लगवा सकता है ना प्रेसिडेंट रूल। उस केस में क्या स्टेट लिस्ट की कोई रेलेवेंस रहेगी उस राज्य में? नहीं। अगर ओवरलैपिंग मुद्दा कोई हो बिटवीन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो इट इज अगेन द फॉर्मर विच प्रिवेल लो। अगेन यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये हिडन एस्पेक्ट है 100% वाला, कि हेड लो चाहे टेल लो, बात अगर पावर टॉस करने की आ जाए विद रिस्पेक्ट टू पावर डोमेन,
हमेशा यूनियन लिस्ट ने ही, यानी कि पार्लियामेंट ने ही प्रिवेल करना है। और अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए, वेयर देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट विल प्रिवेल। और कंकरेंट लिस्ट विल प्रिवेल का मतलब क्या है, यहां पर एटलीस्ट 50% जो पावर डोमेन है वो यूनियन के पास है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 सरकमस्टांस ही बन सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनते हैं। हम यहां पर इसको मार्क कर लेते हैं एक बार के लिए। एक सबसे, हाँ, ओवरलैपिंग बिटवीन यूनियन द स्टेट लिस्ट। दूसरा, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो तीसरा है वो है आपका कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। पहले में विन विन सिचुएशन में कौन है बताओ, पहली फाइट में विन विन सिचुएशन में कौन है, यूनियन। दूसरे में यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में अगर भिड़प हो जाए तो यूनियन लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में भिड़प अगर हो जाए तो कंकरेंट लिस्ट, जिसमें अगेन प्रेजेंस किसकी है, यूनियन की। तो तीनों केस में विन विन सिचुएशन में कौन रहा, अगर हम सिर्फ 2 नाम ले लें यहां पर, स्टेट और स्टेट के और सेंटर के, कौन है, सेंटर। इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल और द स्टेट लॉ, नेशनल लेवल का कोई कानून बन रखा है और राज्य के लेवल का कोई कानून है। तो इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट मैटर पर जो कि कंकरेंट लिस्ट में गिवन है, अब कंकरेंट लिस्ट में गिवन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतनी पावर रखती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उतनी पावर रखती है, पार्लियामेंट के पास भी उतनी पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी उतनी पावर है। दोनों ने कानून बना दिया, और दोनों कानूनों में कानून का मतलब एक तरीके से अस्तित्व ऐसा है, कानून का रूप ऐसा है कि वो ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट जो है इससे बॉर्न हो रहा है। सेंट्रल का कानून किसी और डायरेक्शन में जाकर बात कर रहा है, स्टेट का कानून किसी और डायरेक्शन में जाकर बात कर रहा है। तो इन केस ऑफ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन द सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, यहां पर अगेन देख लो, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये अगेन घुमा फिरा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बन गई आपकी चौथी सिचुएशन। और ये चार सिचुएशन डायरेक्टली आपको 4 स्टेटमेंट्स बनकर आ सकती है प्रीलिम्स के अंदर। देखो प्रीलिम्स का क्या है कि क्वेश्चन पेपर अगर आप पेज वाइज देखोगे ना, अगर आप पुरानी पीडीएफ्स को उठाकर देखो, मतलब अब आपके पास पीडीएफ्स ही तो अवेलेबल होंगी ऑनलाइन, अगर आप देखोगे तो उसमें अगर आप 2013 से पेपर को देखना शुरू करो तो प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चंस के जो पेज नंबरिंग है वो बढ़ चुका है। कहने का मतलब ये है 2018 से यूपीएससी बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने लगा है ताकि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो। और जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें अगर समझदारी से सूझबूझ से कोई डिसीजन अगर ले तो वो राइट आंसर तक पहुंच सकता है, भले ही वो उसके बारे में कम जानता हो। लोग क्या करते हैं, फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर अपना तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली चांसेस ये रहते हैं कि जैसे बहुत बड़ा जब कोई क्वेश्चन होता है, हल्का फुल्का अगर आपको ज्ञान हो या फिर अगर आपने अच्छे से 1 साल सिंसियर आप डेडिकेटेड अगर स्टूडेंट हो तो आप राइट आंसर तक उसमें पहुंच सकते हो। जैसे 2023 के प्रीलिम्स के अंदर मैंने आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का क्वेश्चन दिखाया था। आप कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, वो क्वेश्चन कहीं से नहीं आया, ना वो करंट अफेयर से था, ना वो क्या कहते हैं अपनी किसी किताब से था, दुनिया की किसी किताब में नहीं है उसका जिक्र। लेकिन फिर भी राइट आंसर तक उसमें पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जब वो बात ही कि स्मॉल फार्मर की कर रहा है तो वहां पर मार्जिनल फार्मर फिट नहीं होगा, और जहां पर बात वो मार्जिनल फार्मर की कर रहा है वहां पर स्मॉल फार्मर फिट नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की 9th क्लास की स्टोरी ऑफ विलेज वालमपुर की एनसीईआरटी हमें डेफिनेशन बताती है कि इतना इतना एकड़ ऑफ लैंड होल्ड करने वाला पर्सन जो है वो स्मॉल फार्मर की डेफिनेशन में आता है, उतना उतना होल्ड करने वाला वो मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन में आता है, और दोनों अलग होते हैं। मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, जमींदार, ये सब अलग डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो अगेन बात यह कि आप शांति से पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी को गेन करा करो। मैं बार बार हर एक लेक्चर में इस चीज़ को एम्फोसाइज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि रश में ना आपकी अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगी लेकिन आप मेंस तक नहीं पहुंच पाओगे। प्रीलिम्स क्योंकि जिस हिसाब से आ रहा है मैं वैसे बात कर रहा हूँ आपको। तो देयर इज एन एक्सेप्शन,
अब एक्सेप्शन क्या है? if the state law has been reserved for the consideration of the president. मुझे एक बात बताना, ये जो सिचुएशन है कि स्टेट लॉ रिजर्व करके रख लिया गया है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है? सबसे पहले मुझे इस लाइन को करेक्ट करके बताओ जो कि लक्ष्मीकांत ने बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस तरीके से इसकी लैंग्वेज यहां पर लिख रखी है। ये लाइन यहां से यहां तक टोटली गलत है। आप में से कोई इसको मुझे करेक्ट करके बताओ, क्योंकि अगर आप ये लाइन अगर आप ध्यान से अगर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और अगर आप इसको लर्न करके बैठ गए दिमाग में, ये बसा लिया अगर आपने कि इफ द स्टेट लॉ हैज बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल हो सकता है मेंस आंसर राइटिंग में। सबसे पहले मुझे इतनी लाइन को करेक्ट करके बताओ, ये यहाँ पर करेक्शन क्या है? गुड शाइनी, ब्रिलियंट। इफ द स्टेट बिल, लॉ नहीं रिजर्व, लॉ जो जब बनी गया शाइनी तो क्यों रिजर्व होगा, है ना? और दोनों चीज़ें अलग होती है शाइनी। देखो, हम हमेशा शाइनी परफेक्शन को टारगेट करते हैं ना। लॉ और बिल हम जानते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो हम कैजुअल नहीं लेंगे इस बात को, राइट? हमें आर्यन परफेक्शन की तरफ एम करना है, तब जाकर हम उतनी एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाएंगे जितना यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। तो इफ द स्टेट बिल हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मुझे पहले एक बात बताओ, ये वाला काम करेगा कौन? कौन रिजर्व करेगा स्टेट बिल को? हाँ, गवर्नर करेगा। ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट भी किसी के लिए बिल रिजर्व करवा के रखवा सकता है क्या? किसी और के सिग्नेचर के लिए? सुप्रीम कोर्ट के जज? नहीं। प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल ही नहीं। ठीक है। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बिल है, वो गवर्नर ने रिजर्व करवा दिया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और उसको अगर प्रेसिडेंशियल एसेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर अगर उसको मिल गया, तो स्टेट लॉ प्रिवेल्स इन दैट स्टेट। इन दैट स्टेट का मतलब है उस सिचुएशन की बात कर रहा है ये जो स्टेट है ना, इन दैट सिचुएशन, इन दैट सर्कमस्टांस। ये राज्य की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उस परिस्थिति में कह रहा है कि अगर कोई भी स्टेट बिल जो है उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करवा लिया गया था, उसको अगर एसेंट मिल गया, तो स्टेट लॉ प्रिवेल्स इन दैट स्टेट। तो यानी कि देख रहे हो, मैं आपसे हमेशा ये वाली बात लगातार कहता रहता हूँ, कोई भी चीज़ यूपीएससी में ब्लैक और व्हाइट में एग्जिस्ट नहीं करती है, हमेशा ग्रे साइड होती है। अभी तक आप देख रहे थे यूनियन जीता यहाँ पर, यूनियन जीता यहाँ पर, यूनियन जीता यहाँ पर, यूनियन जीता यहाँ पर, व्हेन इट कम्स टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल और द स्टेट लॉ। लेकिन एक्सेप्शन जो है वो ये है कि अगर कोई भी राज्य में विधानसभा विधान परिषद से पास हुआ कोई बिल अगर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करवा के रखवा लिया गवर्नर ने, राज्यपाल ने, और बाद में राष्ट्रपति ने उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर, अपने सिग्नेचर दे दिए हैं, तो उस केस में स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा फिर सेंट्रल लॉ के ऊपर। मतलब अगर कन्फ्लिक्ट की अगर हम लोग बात करें तो, बट इट वुड स्टिल बी कॉम्पिटेंट फॉर द पार्लियामेंट। अगेन, ये जो बट है ना यहां पर, इसको अगर मैं नाम दूं यहां पर, इसको मैं कहूंगा एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, क्योंकि अगर आपने इसको समझा नहीं होगा, डिटेल में पढ़ा नहीं होगा, शांत दिमाग से एब्जॉर्ब नहीं करा होगा, आप अगर ऐसी स्टेटमेंट्स के ऊपर रियल एग्जाम में सोचने बैठ गए ना, आप 5 क्वेश्चन में पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ 2018 से लेकर अभी तक यूपीएससी का दायरा यही है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक तो आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए, क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिकॉलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, 100 क्वेश्चन को देखने के लिए नजरिया आपका होना चाहिए, कौन से मुझे अटेम्प्ट करने हैं, कौन से मुझे टच नहीं करने हैं, किस में मुझे नॉलेज नहीं है फिर भी मैं राइट आंसर तक पहुंच सकता हूँ, पहुंच सकती हूँ। ये सब कुछ डिसीजन आपको 120 मिनट के अंदर लेने हैं। दोबारा आपको 120 मिनट का ब्रेक मिलेगा सांस लेने का, उसके बाद फिर आपको अपना सर सी सेट में फोड़ना है।
इतना प्रेशर अगर कोई झेल सकता है तो वही अब यूपीएससी के लिए आजकल जो है वो बन सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी नज़रों में एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। ऐसे पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इस चैप्टर में अभी तक अगर मुझे कोई नोट्स बनाने थे तो मैं ऐसे ही नोट्स बनाऊंगा यहाँ से जो निकालूंगा। अगर मतलब मान लो कि मैं जिस लेवल पर हूँ कि इस चैप्टर को पढ़कर मैं आपको इतने सालों बाद पढ़ा पा रहा हूँ अगर इसको, तो अगर मुझे आज इससे अगर कोई नोट्स निकालने कि भाई मेरा एग्जाम है, मेरा प्रीलिम्स है कल को, और मैं आप सबको गाइड करता हूँ लेकिन आपके साथ मैं दे रहा हूँ पेपर, तो मेरे नोट्स में ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन करके एक लाइन लिखी हुई है जिसमें मैं इसको पक्का लिख लूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं भूल सकता हूँ या फिर मुझे इसको रिकॉल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ऐसी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो, आपके लिए ऐसे क्या नोट्स हैं, और कभी किसी के नोट्स मत देखना। आइडिया ले सकते हो कि नोट मेकिंग कोई कैसे कर रहा है, लेकिन नोट्स कभी किसी के नहीं पढ़ने चाहिए। लोग कहते हैं ना, मैं स्टॉपर के नोट्स बाजार से उठाकर ले आए, वो उठाकर ले आए। अबे हलुआ है क्या यूपीएससी? किसी के नोट्स आप पढ़ोगे और आप सिंगल डिजिट रैंक ले आओगे। तो देयर इज एन एक्सेप्शन if the state bill has been reserved for the constitution of the president and has received his or her assent, then state law prevails in that state in that situation. But अभी एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या है? इट वुड स्टिल बी कॉम्पिटेंट फॉर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अभी भी सक्षम है कि वो ऐसे किसी लॉ को ओवरराइड भी कर सकता है। कैसे करेगा? अब ओवरराइड अगर करेगा तो कैसे करेगा? हाउ? बाय सब्सिक्वेंटली मेकिंग अ लॉ ऑन द सेम मैटर। एक और लॉ बनाकर उसी मुद्दे पर। यहां पर संशोधन करने की जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़े लेवल का ब्रह्मास्त्र चलाकर राज्य के लेवल का जो ब्रह्मास्त्र उसको मार देगा, ओवरराइड कर देगा ऐसे किसी लॉ को। बाय मेकिंग अ लॉ, कीवर्ड अगेन यहां पर ये, बाय मेकिंग अ लॉ ऑन सेम मैटर। हाँ ये कर सकते हो, लेकिन लेकिन ये आपसे जो बात कर रहे हैं ना आर्यन, ये आपसे ओवरऑल बात कर रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो? अब देखो दोस्तों, मेंस का अगर कोई क्वेश्चन यूपीएससी अगर बनाने पर आया ना, तो वो इसमें करेगा क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे देगा। जैसे अभी हमने जो पूरी डिस्कशन 1 घंटे की करी है, यूपीएससी को अगर ये पूछना हो कि बच्चे ने ये वाला टॉपिक क्या समझा है, अच्छे से समझा कि नहीं समझा है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मैं जनरली आपको मेंस के क्वेश्चन देता नहीं हूँ, वो जब देने पे आऊँगा तब आप अच्छे से प्रैक्टिस उसको करना। अभी हम बाद में उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर इस टॉपिक से अगर यूपीएससी को क्वेश्चन देना, तो वो मेंस का क्या क्वेश्चन देगा, यूपीएससी कहेगा कुछ ऐसा क्वेश्चन वो मेंस में लिखेगा। अब वो चाहे 10 मार्कर में लिखो उसको 150 वर्ड्स में, या फिर 15 मार्कर के लिए 250 वर्ड्स में, कि ऑल्दो जो लिस्ट सिस्टम है, जो 7 शेड्यूल है, वो बात करता है कि यहां पर एक हारमोनियस बैलेंस होना चाहिए डाइवर्सिटी का along with यूनिफॉर्मिटी। कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत विधानसभा विधान परिषदों के पास भी पावर है, और यूनिफॉर्मिटी के अंतर्गत नेशनल लेवल का कोई कानून बने तो पार्लियामेंट के पास भी पावर है। लेकिन ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस 7 शेड्यूल का, इट इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ यूनियन, मोस्टली एक्सेप्ट इन फ्यू सर्कमस्टांसेस। अब समझ रहे हो? यहां पर आपको इंट्रोडक्शन में 7 शेड्यूल में ये बताना पड़ेगा कि कैसे जो ये वो है डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी का जो सीसॉ है वो बैलेंस है। दूसरा एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का ये है कि कैसे ये जो बैलेंस है ये ज्यादातर यूनियन के फेवर में जो है वो टिल्टेड है। ठीक है, यूनियन के फेवर में टिल्टेड है। फिर तीसरा एस्पेक्ट इसका ये है, एक्सेप्ट इन फ्यू सर्कमस्टांसेस। अब वो फ्यू सर्कमस्टांसेस क्या है कि मतलब यूनियन के
फेवर में ही 99% वो टिल्टेड है। जो ये किंतु परंतु वाली जो बात है ना, जो लास्ट पैराग्राफ है कि जो एक्सेप्शन है, और दूसरा पॉइंट एक्सेप्शन का जो एक्सेप्शन है, ये दो कीवर्ड्स, एक एक्सेप्शन और दूसरा ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। ये कैसे कभी कभार स्टेट लॉ को भी प्रिवेल करने देता है सेंटर के सामने, लेकिन जो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है वो ये है कि पार्लियामेंट फिर इस चीज को ओवरराइड भी कर सकता है। ये बनेगा आपका पूरा आंसर। और यूपीएससी को अगर देना होगा क्वेश्चन तो वो ऐसा कोई क्वेश्चन देगा घुमा फिरा के। अब आप एक बात बताओ, प्रीलिम्स के अंदर जो लोग आंसर सामने है उसको आइडेंटिफाई करने की हम बात कर रहे हैं, तब वहां पर इतने टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस को हम लोग लेकर आ रहे हैं कि प्रीलिम्स में कैसे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। मेंस में अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप फिर अगर आप कैजुअल रीडिंग करके गए हो तो 7 शेड्यूल लिस्ट सिस्टम से बढ़कर तो फिर आपकी कोई औकात है ही नहीं लिखने की, फिर आप लिखोगे क्या उसके अंदर। और अगर आप लिस्ट सिस्टम और 7 शेड्यूल को अगर आप एक्सप्लेन कर आ रहे हो, 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आधा नंबर मिलेगा, 15 नंबर का कोई क्वेश्चन आपको तो 1 नंबर या 1.5 नंबर मैक्सिमम मिलेगा बस आपको। और जहां पर जो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा वो, अगर उसको यूपीएससी में बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिलते, लेकिन अगर हम बात करें कि उसको 7.5 या 8 नंबर भी मिल रहे हैं अगर उसको, और एक बहुत अच्छे आंसर लिखने वाले को मतलब मान लो 8.5 तक नंबर मिल रहे हैं, 7 नंबर की वो आपसे एज ले गया, एक नंबर पे ना, एक नंबर पे 5-5 रैंक्स ऊपर नीचे हो जाती है। आपको इस पर्सपेक्टिव से आपको उसको सोचना पड़ेगा। आधे आधे जो मार्क्स हैं वो आपको कहां फेच कर सकते हो एक्स्ट्रा, और कहां आपको गलतियां नहीं करनी है। आपको अगर कोई एक आईआर का कोई क्वेश्चन आया, कोई बॉडी है, जैसे I2U2 क्वेश्चन आया था, है ना, आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ रखा है इतने अच्छे से, आपने स्टैटिक पे फोकस कर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दो। I2U2 करके, और उसकी फुल फॉर्म भी गिवन नहीं थी एग्जाम के अंदर, अगर आप उसको मतलब उसमें माथापच्ची करने जा रहे हो या कोई हिडन एस्पेक्ट है करंट अफेयर के, जैसे जीएस पेपर 2 में 2016 में उसने पूछा था, अक्सर मैं इसका एग्जांपल देता रहता हूँ, एलिलोपैथी का जो उसने पूछा था जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन, और जीएस पेपर 2 में पूछा था प्रीवियस डे मैकब्राइड कमीशन का। उसमें कुछ भी आप लिख दो, कुछ भी आप लिख दो, कहने वाले देखो जब सिलेक्शन जब हो जाता है तो लोग मुंह फाड़ते हैं कि कुछ लिख सकते थे, वो कर सकते थे, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। आप बेटर ये कि उसका टाइम आप बचाओ, बी एथिकल, उनको एथिक्स अपनी शो करो भी। एथिक्स सिर्फ एथिक्स के पेपर के अंदर शो नहीं करनी है, कि भाई एक्सेप्ट करो, सबसे बड़ी बात तो हम्बल नेचर के साथ, कि भाई मैं हर चीज़ों के बारे में नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता। उसकी मेहनत बल्कि बचा लो स्पाइलिंग फेज के साथ। अच्छी बात है, आप तो बल्कि दुआ मांगा करो कि 4-5 क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाए जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही ना हो, और आप प्रोवाइडेड कि आप 1 साल अच्छे से मेहनत करके गए हो, उनको छोड़ दो फिर आप। और बाकी उनकी जो मेहनत है 3 क्वेश्चन की, ऐसे 8 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, 8 3 24, 24 मिनट बचाकर बाकी अपने जो 17 क्वेश्चन उनको सजा दो, बॉक्सेस बना दो इंपॉर्टेंट कमिटीज आर्टिकल्स में, अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से, इंडिया के डायग्राम को और रिफाइन तरीके से लेबल कर दो। आपको वहां आधा आधा नंबर पर क्वेश्चन में आप ज्यादा फेच कर लोगे रहते थे, जिसके बारे में घंटा कुछ नहीं जानते हो, वहां पर आप कुछ भी बातें और ज्ञान पेल कर आ रहे हो जिसमें आपको 0 ही मिलना है। इसलिए कहते हैं ये होशियार और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का ये एग्जाम नहीं है। आपके होशियार होने से आपको गोल्ड मेडल मिल रखा है, आपने पीएचडी कर रखी है, ऐसा अगर होता तो सारे रैंक 1 रैंक 2 वाले पीएचडी वाले होल्डर्स होते, उनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता है, प्रीलिम्स नहीं निकाला सकता कभी किसी पीएचडी वाले ने। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।